नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने क्रीप डिफॉर्मेशन के बारे में जाना था। इस पार्ट में हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन जानेंगे क्रीप का, और उसी के ऊपर हम उसके साथ पढ़ाई करेंगे डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म मैप्स की और सुपर प्लास्टिसिटी के बारे में। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रीप इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि मैं स्ट्रेन रेट को लिख सकता हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस के साथ, स्ट्रेस डिपेंडेंस के साथ और माइक्रोस्ट्रक्चर डिपेंडेंस के साथ। एक जनरलाइज्ड फॉर्म जो कि मेरे मटेरियल के पैरामीटर्स को भी कंसिडर करता है। यहाँ पे ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज है कुछ इस तरह से मेंशन की है, यानी ये जो डी है ये मेरा डिफ्यूजिविटी है मटेरियल्स का, और यहाँ पे जी है ये शेयर मॉडुलस है, बी मेरे बर्जस वेक्टर है मटेरियल का। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमने स्ट्रेन रेट लिखा था, और यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेस है अप्लाइड स्ट्रेस है इसको नॉर्मलाइज किया है मेरे शेयर मॉडुलस के साथ, मटेरियल्स के शेयर मॉडुलस के साथ, और इस नॉर्मलाइज स्ट्रेस को हमने लिखा है टू द पावर n, ये मेरा स्ट्रेस एक्सपोनेंट है। उसी तरह से मैंने लिखा था स्ट्रेन रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेन साइज के साथ, तो इस ग्रेन साइज को भी नॉर्मलाइज किया है बर्जस वेक्टर के साथ, और इसको भी लिखा है कुछ इन्वर्स ग्रेन साइज एक्सपोनेंट द्वारा। और मटेरियल की डिफ्यूजिविटी पैरामीटर्स जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कंसिडर करके लिख रहे हैं हम, और ये जो ए है ये मेरा डॉन कांस्टेंट है, ये इस स्ट्रेन रेट इक्वेशन को बैलेंस करता है। और के टी ये मेरा थर्मल एनर्जी है, और मैं डी को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल टू डी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस क्यू अपॉन के टी। तो ये हो गया मेरा एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रीप इक्वेशन, और ये भी जो इक्वेशन है वो एम्पिरिकल इक्वेशन है, और ये इक्वेशन दिया था मुखर्जी, बर्ट और डॉन ने, तो इसलिए इसको कहते हैं मुखर्जी बर्ट डॉन इक्वेशन। तो एक इक्वेशन की कुछ यूटिलिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये इक्वेशन को इस तरह से अरेंज किया है, तो यानी ये जो स्ट्रेन रेट है इस और ये जो टर्म है कुछ इस तरह से रीअरेंज की है, और दोनों साइड पे मैंने लॉग लेके कुछ इस तरह से लिखा है। अभी मैं इस इक्वेशन को अगर मैं लॉग लॉग स्केल पे प्लॉट करूँगा, जब मैं टी कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ और ग्रेन साइज एक फिक्स्ड ग्रेन साइज के लिए कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं कुछ इस तरह से प्लॉट लिख सकता हूँ। अगर मेरा ग्रेन साइज फिक्स्ड है, ग्रेन साइज वेरी नहीं हो रहा है, और टी कांस्टेंट है, तो आप देख पाएंगे कि ये जो टर्म है इसको मैं स्ट्रेस के साथ, नॉर्मलाइज स्ट्रेस के साथ कंसिडर कर सकता हूँ। तो और मुझे ये जो रिलेशन मिलेगा ये कुछ इस तरह से, अगर मैं इसका रिलेशन नॉर्मलाइज स्ट्रेस के साथ कंसिडर करूँगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगी स्ट्रेस एक्सपोनेंट की। हमें कुछ इस तरह से वैल्यूज़ मिलेगी n की, और ये जो n वैल्यूज़ है ये मुझे दर्शाएगी कि कौन से मैकेनिज्म्स ऑपरेटिव है। अगर किसी n की वैल्यू कुछ होगी, उस n की वैल्यू से मैं मैकेनिज्म्स फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इस स्ट्रेन रेट के लिए जो स्ट्रेस लग रहा है, या इस स्ट्रेस के वजह से जो स्ट्रेन रेट डेवलप हो रहा है उसके वजह से मुझे जो n की वैल्यू मिल रही है उससे मैं कुछ डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स या क्रीप मैकेनिज्म्स के बारे में बात कर सकता हूँ इस n की वैल्यू के द्वारा। तो n जो है वो मेरा स्लोप है, इसको मैं स्ट्रेस एक्सपोनेंट करता हूँ, और n मेरा इंडिकेट करेगा कि कौन से मेरे क्रीप मैकेनिज्म्स ऑपरेटिव है। अभी हमने ये जो इक्वेशन कंसिडर किया है, ये इक्वेशन लगभग ऑल क्रीप मैकेनिज्म्स के लिए, सारे क्रीप मैकेनिज्म्स के लिए अप्लाइड है, इसलिए इसको जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ क्रीप इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो स्ट्रेन रेट है इसको कंसिडर किया है एक नॉर्मलाइज स्ट्रेस के द्वारा और मेरे नॉर्मलाइज्ड ग्रेन साइज के द्वारा। अभी मैं क्रीप मैकेनिज्म्स की जब बात करूँगा तो हमने एक जनरलाइज्ड क्रीप इक्वेशन दिखाया, तो मैं जब क्रीप मैकेनिज्म्स की बात कर रहा हूँ तब हमने दो क्रीप मैकेनिज्म्स, मेजरली दो क्रीप मैकेनिज्म्स स्टडी किए थे, एक डिफ्यूजन क्रीप और डिसलोकेशन क्रीप। तो डिफ्यूजन क्रीप जनरली होता है हाई टेम्परेचर्स पे और लो स्ट्रेसेस पे, और डिसलोकेशन क्रीप मुझे मिलता है जनरली हाई स्ट्रेसेस पे। और
जब मैं डिफ्यूजन क्रीप की बात करूँगा तो मेरे पास दो मैकेनिज़म्स है, जिन्हें डिफ्यूजन क्रीप होने के लिए दो पाथवेज है। अगर वो लैटिस से हो रहा है या वॉल्यूम से हो रहा है तो हम उसको नाबैरो-हेरिंग क्रीप कहते हैं। अगर वो ग्रेन बाउंड्री के द्वारा हो रहा है डिफ्यूजन तो हम उसको कोबल क्रीप कहते हैं। तीसरा मैकेनिज्म भी हमने देखा था कि जो ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग है वो इन दोनों का इंटरप्ले होके हमें ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग मिलता है। अगर मैं जनरलाइज क्रीप इक्वेशन इस तरह कंसिडर करूंगा और हमने कहा था कि n की वैल्यू मुझे कुछ क्रीप मैकेनिज्म्स के बारे में जानकारी देती है, तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये जो भी मैकेनिज्म्स हमने यहाँ पे लिखे, नाबैरो-हेरिंग क्रीप, कोबल क्रीप, ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग और डिसलोकेशन क्रीप, और यहाँ पे n की वैल्यू, p की वैल्यू और ये डॉन कांस्टेंट और कुछ कंडीशंस और डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर मेरे पास मटेरियल में नाबैरो-हेरिंग क्रीप हो रहा है या कोबल क्रीप हो रहा है तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 है और p की वैल्यू नाबैरो-हेरिंग क्रीप में p की वैल्यू 2 होती है और कोबल क्रीप में p की वैल्यू 3 होती है। p मेरा इनवर्स ग्रेन साइज एक्सपोनेंट है। a की वैल्यूज कुछ इस तरह से मेंशन किए 10 to 15 और 30 to 50। ये एक जनरल डॉन कांस्टेंट यहाँ पे लिखे। आपको जिस मटेरियल पे आप स्टडी करेंगे आपको लिटरेचर में उसके डॉन कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी या देखनी पड़ेगी। और अगर जब मैं नाबैरो-हेरिंग क्रीप आप देखेंगे तो ये नाबैरो-हेरिंग क्रीप होता है लैटिस डिफ्यूजन के द्वारा या वॉल्यूम डिफ्यूजन के द्वारा, इसलिए जनरली हाई टेम्परेचर पे होगा और लो स्ट्रेसेस पे और लार्ज ग्रेन साइज पे डोमिनेट करता है नाबैरो-हेरिंग क्रीप। कोबल क्रीप हमें मिलता है ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन के द्वारा। तो जब ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन कब डोमिनेट करेगा, जब मेरे मटेरियल के ग्रेन साइजेस फाइन रहेंगे। और सिमिलर कंडीशंस हमें मिलती है स्ट्रेसेस की, जैसे लो स्ट्रेस और टेम्परेचर्स भी सेम रहेंगे लेस देन मेरे नाबैरो-हेरिंग क्रीप। यानी नाबैरो-हेरिंग क्रीप के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, पर नाबैरो-हेरिंग क्रीप के लिए जो टेम्परेचर है उससे कम अगर टेम्परेचर है और लो स्ट्रेसेस पे और फाइन ग्रेन्स है तो मुझे कोबल क्रीप मिलेगा। डिसलोकेशन क्रीप में आप देखेंगे कि p की वैल्यू यहाँ पे 0 है और n की वैल्यू यहाँ पे 3 से 8 है। 3 से 8 के बीच में n की वैल्यू हो सकती है। यह हमें मिलता है हाई स्ट्रेसेस पे, लोअर टेम्परेचर्स पे। यानी लोअर टेम्परेचर कौन सा, कोबल क्रीप से जो टेम्परेचर हो रहा है उसके नीचे जो टेम्परेचर है वहाँ पे हमें डिसलोकेशन क्रीप मिलता है। और डिसलोकेशन क्रीप जो होता है वो हमने देखा है कि क्लाइम, ग्लाइड और क्रॉस स्लिप या डिसलोकेशन मोशन के द्वारा होता है। जब मैं ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 होती है और p की वैल्यू है यहाँ 2 या 3 हो सकती है। और ये जो रेंज है स्ट्रेस टेम्परेचर का, ये सेम रेंज होता है मेरे नाबैरो-हेरिंग क्रीप और कोबल क्रीप के द्वारा। और हमें ये जो ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग मिलता है, हमें मिलता है ये स्लाइडिंग ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज, यानी ग्रेन बाउंड्री स्लाइड करते एक दूसरे के ऊपर, और ये अकम्पनी होता है डिफ्यूजन और डिसलोकेशन मैकेनिज्म्स के द्वारा। तो अभी हमने ये जो n की वैल्यू और p की वैल्यूज कंसिडर की है। तो अगर यह नाबैरो-हेरिंग क्रीप के बारे में लिखूंगा, जब स्ट्रेन रेट लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरह से रिलेशन लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो नाबैरो-हेरिंग क्रीप में जो स्ट्रेस एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू n है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेन रेट है, अगर मेरा ग्रेन साइज में कांस्टेंट रखता हूँ तो यहाँ पे इसका वेरिएशन, स्ट्रेन रेट का वेरिएशन मुझे लीनियर मिलेगा स्ट्रेस के साथ। और मैं कोबल क्रीप की जब बात करूंगा तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 है और स्ट्रेस एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे भी स्ट्रेन रेट का वेरिएशन स्ट्रेस के साथ मुझे लीनियर मिलेगा। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि नाबैरो-हेरिंग क्रीप में ये जो इनवर्स ग्रेन साइज एक्सपोनेंट है ये 2 है और कोबल क्रीप में यहाँ पे 3 है। तो आप देख पाएंगे कि कोबल क्रीप मेरा बहुत सेंसिटिव है ग्रेन साइज से एज कम्पेयर टू मेरे नाबैरो-हेरिंग क्रीप। यहाँ पे 3 है, इसलिए आप देखेंगे कि जैसे मैं ग्रेन साइज रिफाइन करता हूँ तो ये स्ट्रेन रेट ज़्यादा अफेक्टेड होगा एज कम्पेयर टू मेरे नाबैरो-हेरिंग क्रीप के। और डिसलोकेशन क्रीप की जब मैं बात करूँगा, यहाँ पे p की वैल्यू 0 है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रेन रेट है ये इंडिपेंडेंट है मेरे ग्रेन साइज का। तो यहाँ पे n की वैल्यू या स्ट्रेस ही डोमिनेट करेगा, ग्रेन साइज कोई रोल प्ले नहीं करेगा मेरे स्ट्रेन रेट पे जब मैं डिसलोकेशन क्रीप में हूँ या मैं हाई स्ट्रेसेस पे जब क्रीप हो रहा है तब। तो
यहाँ पे ये जो स्ट्रेन रेट की बात कर रहा हूँ, मोस्टली स्टेडी स्टेट रीजन के स्ट्रेन रेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गए मेरे क्रीप मैकेनिज्म्स। आइए देखते हैं इस क्रीप मैकेनिज्म्स को हम किसी मैप्स के द्वारा कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो क्रीप मैकेनिज्म्स है हम प्लॉट करते हैं किसी मैप के द्वारा, इनको कहते हैं डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म मैप्स। तो मेरे पास ये सिंपल रिलेशन है, जनरलाइज रिलेशन। अगर मैं मैप प्लॉट करता हूँ तब मैं कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट रखता हूँ। इस केस में अगर मैं मैप प्लॉट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मैं ग्रेन साइज कांस्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ और मैं सिग्मा बाई जी यानी नॉर्मलाइज स्ट्रेस वर्सेस होमोलॉगस टेम्परेचर के द्वारा मैं मैप प्लॉट कर सकता हूँ, या मैं नॉर्मलाइज स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मलाइज ग्रेन साइज के द्वारा मैं मैप प्लॉट कर सकता हूँ। ये दो टाइप के मैप में प्लॉट करूँगा। यहाँ पे मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ये मैप देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा बाई जी नॉर्मलाइज स्ट्रेस इस तरह प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे, और ये मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे टेम्परेचर। तो अभी हम देखेंगे अगर मेरे स्ट्रेसेस ज़्यादा है, वेरी हाई स्ट्रेसेस पे मैं हूँ, तो मुझे यहाँ पे यानी ये जो वैल्यू है अगर सिग्मा बाई जी 10⁻² है तो मुझे डिसलोकेशन ग्लाइड मिलता है, यानी इसके अबव मुझे डिसलोकेशन ग्लाइड मिलेगा। अगर मैं इससे अगर ज़्यादा स्ट्रेसेस जाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये मेरा थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। हमने सिग्मा बाई जी निकाला था थ्योरेटिकल शेयर स्ट्रेंथ, ये बहुत हाई वैल्यू थे। यहाँ पे मेरा मटेरियल ऐसे ही डिफॉर्म करेगा, यहाँ पे 10⁻² में मुझे डिसलोकेशन ग्लाइड मिलेगी। अभी हम देखते हैं जैसे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मैं अगर स्ट्रेस मेरा डिक्रीज कर रहा है और ये टेम्परेचर लाइंस मैंने कुछ इस तरह से मार्क की है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं हाई टेम्परेचर पे हूँ, कुछ इस रीजन में हूँ यानी हाई स्ट्रेसेस पे हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिसलोकेशन क्रीप मिलेगा। आप देखेंगे कि मैं हाई स्ट्रेसेस पे हूँ, ये हाई वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस है, और ये जो टेम्परेचर है आप देखेंगे कि ये हाई टेम्परेचर है। लगभग यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ हाई टेम्परेचर हमने डिफाइन किया था 0.4 TM से ऊपर जो है मैं हाई टेम्परेचर के इसमें गिनता हूँ। तो आप देखेंगे कि हाई स्ट्रेसेस और यहाँ पे इस टेम्परेचर के ऊपर मुझे डिसलोकेशन क्रीप मिलती है। अभी मैं स्ट्रेसेस बहुत घटाऊंगा, यानी बहुत कम स्ट्रेसेस पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, लो स्ट्रेस वैल्यूज़ पे बात करूँगा तो मुझे, और हाई टेम्परेचर्स पे बात करूँगा कुछ इस तरह से। हाई टेम्परेचर, ये मेरा हाई टेम्परेचर रिजिम है, आप देख पा रहे होंगे कि 0.5 के ऊपर मेरा हाई टेम्परेचर रिजिम यहाँ पे इस तरह से, और हाई टेम्परेचर और लो स्ट्रेसेस पे मुझे डिफ्यूजन क्रीप मिलता है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इस रीजन में मुझे कोबल क्रीप मिलेगा, और कोबल क्रीप हमें ग्रेन बाउंड्री डिफ्यूजन के द्वारा मिलता है, और हाई टेम्परेचर और बहुत लो स्ट्रेसेस पे मुझे नाबारोहरिंग क्रीप मिलता है। इस रीजन में मेरा वॉल्यूम डिफ्यूजन डोमिनेट करता है। तो ये हो गए मेरे डिफरेंट मैकेनिज्म्स, क्रीप मैकेनिज्म्स, जो कि मैं इस प्लॉट के द्वारा दिखा सकता हूँ। तो अगर मुझे स्ट्रेस की कंडीशन पता है और टेम्परेचर की कंडीशन पता है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कौन से क्रीप मैकेनिज्म्स ऑपरेटिव हो सकते हैं मेरे मटेरियल्स के डिफॉर्मेशन में। और ये रीजन जो है यहाँ पे मेरा इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और ये हमने देखा था मैप मेरे जहाँ पे मेरा ग्रेन साइज कांस्टेंट है, यानी इस कांस्टेंट ग्रेन साइज के लिए मैं कुछ मैप इस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर ग्रेन साइज चेंज हो रहा है तो मुझे ये मैप फिर से ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इस टाइप के मैप मैं कंसिडर कर सकता हूँ। इनको हम कहते हैं मोहम्मद और लैंगडन मैप्स। तो ये हो गए मेरे कुछ डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म मैप्स। अभी हम कुछ आगे बढ़ते हैं और क्रीप के बारे में और जानते हैं। तो जब मैं क्रीप की बात करूंगा तो हमने देखा था कि क्रीप डिफॉर्मेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी टाइम के साथ हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें जब हम कोई भी एप्लीकेशन में मटेरियल अगर डालेंगे तो मुझे क्रीप लाइफ को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, यानी ये मटेरियल कितने समय के बाद क्रीप फेलियर हो सकता है, इसका प्रेडिक्शन मुझे देना पड़ेगा। उसी प्रेडिक्शन में हम ये पैरामीटर कंसिडर करेंगे जिसको लार्सन मिलर पैरामीटर कहते हैं। तो ये जो लार्सन मिलर पैरामीटर है, तो ये जानने से पहले हम जानते हैं कि एक चर्बी और डॉर्न ने एक टेम्परेचर कॉम्पनसेटेड टाइम पैरामीटर थीटा को डिफाइन किया है।
कुछ इस तरह से डिफाइन किया है उस पैरामीटर को। मैं थीटा इस तरह से डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे ये टाइम है और ये टाइम है कॉम्पेंसेटेड बाय टेम्परेचर। यहाँ पे ये जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें एक्सपोनेंशियल ऑफ -q/RT, ये कंसिडर करेगा कि ये टाइम एक कॉम्पेंसेट कर रहा है मेरे टेम्परेचर को, और ये जो टाइम है ये टाइम टू रप्चर है या टाइम टू क्रीप रप्चर है। तो ये पैरामीटर इस तरह से शर्बियर-ओडॉन ने लिखा था। अभी हम देखते हैं कि इस अगर पैरामीटर को मैं इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूँ, ln ऑफ t इज इक्वल टू ln ऑफ थीटा प्लस q/RT। मैंने सिर्फ लॉग लिया है दोनों साइड पे और इस टर्म्स को इस तरह से रीअरेंज किया। अगर मैं कुछ अजम्पशंस मान के चलता हूँ, जैसे कि थीटा और q/r ये जो रेशो है ये मेरे सिर्फ स्ट्रेस के फंक्शन है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों सिर्फ स्ट्रेस के फंक्शन है। तो आप कुछ इस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मैं ln ऑफ t y एक्सिस पे प्लॉट करूंगा और 1/t x एक्सिस पे अगर प्लॉट कर रहा हूँ तो मुझे एक लीनियर रिलेशन मिलना चाहिए, और ये जो लीनियर रिलेशन मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट स्ट्रेसेस के द्वारा मैंने ये ln ऑफ t स्मॉल t यानी टाइम टू रप्चर इसको मैंने प्लॉट किया है वर्सेस 1/t। तो इसको समझने से पहले हम ये कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि अगर मैं क्रीप कर कुछ इस तरह से निकालूंगा, एक टेम्परेचर T1 पे है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ T2 और यहाँ पे T3, ये मेरा स्ट्रेन रेट है और यहाँ पे मेरा टाइम है। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर के लिए ये टाइम यहाँ पे रप्चर टाइम है और ये टाइम T2 है, ये एक रप्चर टाइम है, और टेम्परेचर T3 के लिए ये रप्चर टाइम है। तो हम देखते हैं कि अगर T3 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T1 है, यानी ये टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे कि स्मॉल t3 टाइम टू रप्चर विल बी स्मॉलर देन टाइम T2 एंड टाइम T1। कुछ इस तरह से हमें रिलेशन मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे रप्चर टाइम मेरा घटेगा। तो यही रिलेशन यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से 1/t इस तरह से बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। तो टेम्परेचर मेरा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाइम टू रप्चर मेरा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे हमने एक प्लॉट किया, जैसे सिग्मा 3 पे हमने प्लॉट किया एक, और जैसे सिग्मा ये यहाँ पे ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा 3 हायर है, तो सिग्मा 3 के लिए मुझे लोअर टेम्प यानी टाइम, अगर सिग्मा 3 ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक यानी ये थीटा और q/r ये मेरे फंक्शन ऑफ स्ट्रेस है और टाइम भी इसके द्वारा चेंज होंगे। यहाँ पे हमने ये भी रिलेशन हम यहाँ दिख सकते हैं। अगर मैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करूँगा और स्ट्रेसेस चेंज करूँगा सिग्मा 3 ग्रेटर दैन सिग्मा 2 ग्रेटर दैन सिग्मा 1, तो मैं इसमें भी अगर टाइम निकालने की बात करूँगा तो टाइम जो लगेगा वो एक ये रिलेशन फॉलो करेगा। तो ये इस तरह से मैं प्लॉट लिख सकता हूँ ln ऑफ t वर्सेस 1/t का। अभी ये जो प्लॉट है, अगर ये सिर्फ फंक्शन ऑफ स्ट्रेस है, तो मैं अगर इसको एक्सट्रापोलेट करता हूँ तो ये जाके कुछ इस तरह से इंटरसेप्ट होगा। क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन ऑफ स्ट्रेस है तो आप देखेंगे कि जब 1/t शून्य होने यानी 1/t टेंड्स टू 0, तो आप देखेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिलेगी और इसका जो स्लोप रहेगा ये मुझे मिलेगा q/r। और ये जो q/r है, ये जो स्लोप है, ये भी क्या होगा, ये मेरे स्ट्रेस का फंक्शन होगा। अब देखते हैं कि ये जो इंटरसेप्ट में हमें मिला है, ये इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ ln ऑफ t इज इक्वल टू -c। तो मैं ये इंटरसेप्ट एक कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ -c। अभी मैं अगर ये रिलेशन फिर से कंसिडर करता हूँ तो इस पॉइंट पे मैं इस ln ऑफ थीटा को c कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि ये इंटरसेप्ट ही है। तो मैं कुछ इस तरह से रिलेशन रीअरेंज कर सकता हूँ ln ऑफ t प्लस c इज इक्वल टू b/t, जहाँ पे b मेरा q/r है। और मैं इस टेम्परेचर को इस साइड ले आऊँगा तो
मैं कुछ इस तरह से रिलेशन लिख सकूँगा। तो यहाँ पे ये जो b है हमने लिखा है कि Q अपॉन R, और आप देखेंगे कि ये Q अपॉन R मेरे फंक्शन ऑफ स्ट्रेस का ही फंक्शन है और इसको मैं मान के चल रहा हूँ एक कांस्टेंट P1। तो मैं कुछ इस तरह से इस रिलेशन को रीअरेंज कर सकता हूँ और t को जब ये रप्चर टाइम है इसको मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं रिलेशन को इस तरह से मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो c है जो हमने लिखा है ये ही हमारा लार्सन मिलर पैरामीटर है और ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए 46 अज्यूम किया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज़ है जो कि लार्सन मिलर ने हमें दी थी। और ये जो लार्सन मिलर पैरामीटर जो है ये प्रपोज किया था लार्सन और मिलर ने, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए कि जो टेम्परेचर है वो मेरा केल्विन में है और टाइम टू फेल्यूर या रप्चर जो है TR जो है वो आर्स में होता है और ये जो है ये कांस्टेंट इंजीनियरिंग स्ट्रेस के लिए वैलिड है, यानी सिग्मा ये मेरा MPa में है। तो ये जो लार्सन मिलर पैरामीटर जो हमें मिला है या जो ये आइडेंटिटी में हमें मिली है इसकी हम अभी यूटिलिटी देखते हैं कि हम किस तरह से क्रीप लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और ये एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। तो हमें देखना है कि डिटरमाइन द स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर फेल्यूर ऑफ एस्ट्रोअलॉय इन 10⁵ आवर्स एट टेम्परेचर्स ऑफ 650 एंड 870 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इस दो टेम्परेचर पे हमें स्ट्रेस कितना लग रहा है फेल्यूर के लिए ये ढूंढना है इस अलॉय के लिए। एस्ट्रोअलॉय एक निकल बेस्ड सुपर अलॉय है और ये जो मैप दिया है ये मेरा लार्सन मिलर पैरामीटर मैप है जो हमें इस एस्ट्रोअलॉय के लिए मिला है प्रैक्टिकली। अभी हम देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर्स है पहले तो हमें इसको केल्विन्स में कन्वर्ट करना है। 923 यानी 650 को मैं कन्वर्ट करूंगा 273 ऐड करके तो मुझे 923 मिलेगा और 870 मुझे 1143 केल्विन्स मिलेंगे। अभी हम ये हमारे पास टेम्परेचर है और हमारे पास टाइम है तो हम एक ये पैरामीटर निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि ये पैरामीटर मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे c की वैल्यू मैंने 46 कंसिडर की है। ये मेरा टेम्परेचर है, पैरामीटर ये टाइम आवर्स में है 10⁵ आवर्स है। तो ये पैरामीटर 650 के लिए मुझे मिल रहा है 53.1 इंटू 10⁻³ और ये जो एट 870 डिग्री सेल्सियस मुझे लार्सन मिलर पैरामीटर 65.7 इंटू 10⁻³ मिला। अभी ये पैरामीटर्स मुझे मिले, अभी हमें स्ट्रेस निकालना है कि किस इस स्ट्रेस पे ये फेल होगा इस कंडीशन पे। तो मान लेते 650 पे। तो हमें जो पहला मिला था 53.1 तो मैं यहाँ पे ये पैरामीटर कंसिडर किया 53.1 इस लाइन पे गया। यहाँ पे जो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने अभी स्ट्रेस मार्क किया है, ये मुझे स्ट्रेस मिलेगा। ये लगभग मुझे मिल रहा है 500 MPa। और अभी हम देखते हैं कि मेरे पास जब 65.7 जो वैल्यू मुझे मिली है या 1143 केल्विन पे या 870 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये है 65.7। तो यहाँ पे कहीं पे मैं लार्सन मिलर पैरामीटर मार्क करूँगा, आगे जाऊँगा और देखूँगा कि इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस क्या है। तो ये 65.7 कुछ इस तरह से मिला है और ये जो स्ट्रेस है इस तरह से मैंने आइडेंटिफाई किए जो कि आ रहा है मेरा 85 MPa। अभी हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास टाइम दिया है कि सर्विस लाइफ दी है कितना इतने टाइम तक मेरा मटेरियल चलना चाहिए, यानी यहाँ पे एस्ट्रोअलॉय की बात कर रहे हैं, और इस टेम्परेचर पे अगर मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ तो कितना मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप अगर आपको स्ट्रेस दिया है और आपको टाइम निकालना है तो आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। टेम्परेचर निकालना है कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप स्ट्रेस अगर मैं यहाँ पे आया और स्ट्रेस की वैल्यू पता है तो मैं स्ट्रेस की वैल्यू से एक पैरामीटर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मुझे पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे मिल गई और मुझे टाइम पता है तो मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। अगर टेम्परेचर पता है तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो ये हो गई यूटिलिटी मेरे लार्सन मिलर पैरामीटर की। तो ये हमारे ये जो लार्सन मिलर पैरामीटर जो मुझे मिला था वो मुझे शर्बी और डॉन के टेम्परेचर कॉम्पनसेटेड टाइम से मिला था। तो कुछ और पैरामीटर्स यहाँ पे
और लिटरेचर में आपको मिल सकते हैं जो कि टाइम टेम्परेचर पैरामीटर्स कहे जाते हैं, जैसे कि और शर्बी डॉन, मैनसन, हैफर्ड और वाइट लेमे। तो ये भी कुछ पॉपुलर पैरामीटर्स हैं। हम जनरली लार्सन मिरर पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं स्टील्स, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम अलॉयज़ के लिए या सुपर अलॉयज़ के लिए। बाकी कुछ मटेरियल्स के लिए ये भी पैरामीटर्स डेवलप्ड है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं बुक्स में, जैसे कि मैकेनिकल मेटलर्जी। और ये जो एग्जांपल हमने लिया था ये भी मैकेनिकल मेटलर्जी बुक से आया था, जो कि जॉर्ज डीटर से मिला है। अभी हम आगे बढ़ते और अभी हम सुपर प्लास्टिसिटी और ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग हमने देखा था कि बाउंड्रीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक माइक्रोस्ट्रक्चर मैंने दिखा है, तो आप देखेंगे कि ये जो बाउंड्री है यहाँ पे, ये जो बाउंड्रीज है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है। तो ये कैसे पता करेंगे कि कुछ मार्कर्स यहाँ पे मैंने मार्क किए कुछ इस तरह से, यहाँ पे कुछ मार्कर्स आपको दिख रहे होंगे। और अगर आप देखेंगे कि इस मार्कर्स पे कुछ ऑफसेट आया हुआ है, ये जो ऑफसेट है यहाँ पे, तो ये जो ऑफसेट से हम पता कर सकते हैं कि दो ग्रेन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हुए या ग्लाइड हो रहे, स्लाइड हो रहे एक दूसरे के ऊपर। तो इसको हम ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग कहते हैं। इनिशियली जब हम ये जो मार्कर्स लगाते, ये जब मार्कर स्ट्रेट लाइन होने चाहिए थे इनिशियल कंडीशन में, वो स्ट्रेट लाइन थे। जब मटेरियल डिफॉर्म हो गया या यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग जब हुई, तो ये मार्कर के शिफ्ट के द्वारा हम कितनी ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग हुई है ये क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये मेरे माइक्रोस्ट्रक्चर से एक एविडेंस हो गया ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग का। अभी हम देखते हैं, जब ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग की बात करते हैं तब हमें एक रिलेशन लेना पड़ेगा फ्लो स्ट्रेस का और स्ट्रेन रेट के साथ। अगर हम ये कंडीशन कंसिडर करते हैं फ्लो स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट की, एक कांस्टेंट स्ट्रेन पे और टेम्परेचर के साथ अगर ये रिलेशन समझते हैं, तो हम सुपर प्लास्टिसिटी या ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग समझ सकते हैं इस पैरामीटर के द्वारा, जो कि मेरी स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमने देखा था क्रीप में कि स्ट्रेन रेट मेरा फंक्शन है स्ट्रेस टू द पावर n। तो अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि स्ट्रेस को मैं स्ट्रेन रेट के द्वारा भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, और ये जो पैरामीटर है इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ एक और पैरामीटर में, जो कि मेरा स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी है। ये इक्वेशन को मैं अगर लॉग लूँगा, आपको ये इक्वेशन में तब लिख सकता हूँ जहाँ पे मेरे पास स्ट्रेन और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँगा, तो मैं कुछ मैथमेटिकली कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ, डेल ऑफ ln ऑफ सिग्मा अपॉन डेल ऑफ ln ऑफ स्ट्रेन रेट। या मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली मैं कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पे लॉग ऑफ सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन लॉग ऑफ स्ट्रेन रेट 2 अपॉन स्ट्रेन रेट 1। तो जब मैं स्ट्रेन रेट 1 से स्ट्रेन रेट 2 में जा रहा हूँ, तो मुझे कितना स्ट्रेस लग रहा है डिफॉर्मेशन के लिए, ये हम निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेन रेट जंप टेस्ट। तो स्ट्रेन रेट जंप टेस्ट से हम निकाल सकते हैं कि कितनी मेरी स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी हो सकती है मेरे मटेरियल की। तो ये हुई स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी की वैल्यू। स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी की वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जब मैं सुपर प्लास्टिसिटी की बात करूंगा या ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग की जब बात करूंगा, तब मुझे हाई स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी चाहिए, जो कि मुझे एक सुपर प्लास्टिक बिहेवियर देती है। जब मैं सुपर प्लास्टिसिटी की बात करूंगा, तो इलोंगेशंस जो मेरे मटेरियल के होने चाहिए वो 100 to 1000% होने चाहिए। और सुपर प्लास्टिसिटी मुझे किसी ग्रेन साइज, जो भी मेरा ग्रेन साइज कुछ इस ऑर्डर पे होना चाहिए 1 माइक्रॉन्स की तरफ। यानी हमें सुपर प्लास्टिसिटी कुछ ग्रेन साइज रिजिम में ही मिलती है और किसी स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी रिजिम में ही मिलते हैं। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्ट्रेन रेट एक पर्टिकुलर रिजिम होना चाहिए और ग्रेन साइज का भी एक पर्टिकुलर रिजिम होना चाहिए। यानी हमें किसी भी स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी, स्ट्रेन रेट पे या किसी भी ग्रेन साइज पे हमें सुपर प्लास्टिक बिहेवियर मटेरियल का दिखता नहीं है। एक पर्टिकुलर रिजिम होता है, उसी में हमें स्ट्रेन रेट और ग्रेन साइज का एक रिजिम होता है, उसी पे हमें सुपर प्लास्टिक बिहेवियर मिलता है।
तो एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी को। अभी जानते हैं कि सुपर प्लास्टिसिटी किस तरह से हो सकती है, मिलती है। तो जब मैं सुपर प्लास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि एक कंपटीशन होता है हमेशा ज्योमेट्रिकल सॉफ्टनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग के बीच में, जो कि नेकिंग को डिसाइड करता है। अगर स्ट्रेन हार्डनिंग डोमिनेट करेगा तो मटेरियल नेक नहीं होगा। या मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, जब मैं हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मेरा हमने नेकिंग का कंडीशन इस तरह से लिखा था, जो डी सिग्मा अपॉन डी एप्सिलॉन, अगर ये ग्रेटर दैन सिग्मा है तो मुझे कोई नेकिंग नहीं मिलती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जब नेकिंग जब होता है तो डी सिग्मा अपॉन डी एप्सिलॉन हमने कंसिडर किया था नेकिंग के बाद ये सिग्मा होना चाहिए, तब जाके मुझे नेकिंग मिलती है। इस कंडीशन में हमें इस कंडीशन में हमें कोई नेकिंग नहीं मिलेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कंपटीशन होता है ज्योमेट्रिकल सॉफ्टनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग का, जो हमें नेकिंग मिलती है। अगर नेकिंग अगर मैं अवॉइड कर पा रहा हूँ तो मैं मटेरियल को इलोंगेट कर सकता हूँ ज़्यादा डिग्री तक। तो जब मैं स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ तो सिग्मा इज इक्वल टू सी स्ट्रेन रेट टू द पावर m, ये मेरी स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी है, और एक कांस्टेंट स्ट्रेन और टेम्परेचर के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं स्ट्रेस को कुछ इस तरह से लिखूंगा, P अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू सी स्ट्रेन रेट टू द पावर m। जब मैं सी स्ट्रेस को सिर्फ P अपॉन A इस तरह से लिख रहा हूँ, यहाँ पे P मेरा फोर्स है और ये A मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरे मटेरियल का। अभी मैं कुछ इस तरह से रिलेशन लिख सकता हूँ स्ट्रेन रेट, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से रीअरेंज करूँगा इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन कंसिडर करके, तो यहाँ पे मैंने फोर्स स्ट्रेस को P लिखा है और C यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो मैं कुछ इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूँ। अभी मैं स्ट्रेन रेट को इस तरह से लिख सकता हूँ, जहाँ पे चेंज, ये मेरा स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन रेट चेंज इन लेंथ, यानी ये जो टर्म है ये मेरा स्ट्रेन हो गया, और ये किस तरह से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये मेरा स्ट्रेन रेट हो गया। और मैं इस रिलेशन को, अगर नेकिंग नहीं हो रही है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ एरिया चेंज में भी, यानी किस तरह से मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो रहा है, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन अगर मैं कंसिडर करूँगा तो मैं ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको A इंटू स्ट्रेन रेट लिख सकता हूँ। ये अगर टर्म मैं रखूँगा इस इक्वेशन में तो मुझे ये कुछ इस तरह से आइडेंटिटी आएगी। अभी हम देखते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है ये किस तरह से वेरी होता है मेरे एरिया के साथ और स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी के वैल्यू के साथ। तो अगर हम ये इस तरह से प्लॉट करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो मैं इन दोनों का रिलेशन निकाल सकता हूँ अगर मैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ m यहाँ पे रखूँगा तब। तो मुझे जब m की वैल्यू कम होती है, छोटी होती है, तो या यहाँ पे 1/4 कंसिडर कर रहे हैं, तो हमें कुछ इस तरह से एरिया का चेंज मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मिल रहा है एरिया के साथ इस तरह से। अगर m की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से वैल्यूज वेरिएशन मिल रहा है। m की वैल्यू इस तरह से बढ़ रही है, यहाँ पे m की वैल्यू 0.5 हो गई है और यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो गई है। तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि जैसे जैसे मेरा एरिया घट रहा है और m की वैल्यू कम है, वैसे वैसे ये जो चेंज है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये ड्रास्टिक है। जैसे जैसे मेरी m की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो इस रेट से नहीं घट रहा है, और जब m की वैल्यू 1 है तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट है मेरे क्रॉस सेक्शन एरिया से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा था कि जब नेकिंग जब होती है तब क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है कुछ लोकली इस तरह से। तो अगर एरिया जहाँ पे घट रहा है, यानी यहाँ पे लो एरिया पे अगर मैं बात करूँगा, तब जैसे मेरी स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी कम है तब ये जो डिक्रीज होगा वो ड्रास्टिक होगा।
अगर m की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें ये जो चेंज इन एरिया है यहाँ पे वो ड्रास्टिक चेंज ना मिलते हुए कम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब मेरी m की वैल्यू कम है तब ये जो एरिया चेंज हो रहा है ये ड्रास्टिक होगा और नेकिंग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके यहाँ पे मटेरियल फेल होगा। अगर m की वैल्यू 1 है तो आप देखेंगे कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा मेरे क्रॉस सेक्शन एरिया से और मटेरियल यहाँ पे नेक नहीं करेगा और यहाँ पे हमें कंटिन्यूस इलोंगेशन मिल सकता है या टेंसाइल डिफॉर्मेशन में। तो यही हमें हमारे सुपर प्लास्टिसिटी का ओरिजिन हो सकता है। यही तो जो मटेरियल मुझे हाई स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी दिखाते हैं वो मटेरियल मुझे सुपर प्लास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो जब मैं सुपर प्लास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ तब कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे देखते हैं। तो हमने देखा था कि सुपर प्लास्टिसिटी यानी टेंसाइल डिफॉर्मेशन में हमें कुछ इलोंगेशन मिलना चाहिए जो कि 100% से ज़्यादा होना चाहिए विदाउट फ्रैक्चरिंग और नेकिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ अलॉय है, ये क्लासिक एग्जांपल है। आप देखेंगे कि ये इनिशियली बहुत छोटा सैंपल था और ये इलोंगेट होके कुछ इस तरह से हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये मटेरियल फ्रैक्चर भी नहीं हुआ है। सिमिलरली ये एक एल्यूमिनियम अलॉय है, यहाँ पे अनडिफॉर्म्ड स्टेट में आपको दिखा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इतना इलोंगेट होने के बाद ऑलमोस्ट 1600% इलोंगेट होने के बाद ही फ्रैक्चर हुआ है। इसका एप्लीकेशन इस तरह से कि हम देख सकते हैं कि ये सुपरफॉर्म्ड अलॉय है, 5083 एल्यूमिनियम अलॉय है। ये कॉम्प्लेक्स शेप्स है, ये एक शीट के द्वारा हमने तैयार किया हुआ है। आप देखेंगे कि एक ही शीट में हमने इसको इस तरह से डिफॉर्म किया है कि हमें एक ही शीट के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स शेप का हमें नियर नेट शेप का हमें स्ट्रक्चर मिला है। तो ये सुपर प्लास्टिसिटी का एडवांटेज है। तो ये सुपर प्लास्टिसिटी बिहेवियर मेरे मटेरियल प्रोसेसिंग को भी बचाता है। तो मुझे यहाँ पे मशीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा डाइज रखने की ज़रूरत नहीं है या मटेरियल लॉस यहाँ पे मैं घटा सकता हूँ। तो यह हो गया मेरा सुपर प्लास्टिसिटी का एडवांटेज। जब अभी हमने सुपर प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा तो अभी हम कुछ क्राइटेरियाज देखते हैं कि जिससे हम क्रीप रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम क्रीप रेजिस्टेंस को बढ़ाने की बात करते हैं तब मुझे जनरली चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमने देखा है कि क्रीप डिपेंड करता है मेरे मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। जितना मेरा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उतना मैं उस मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करवा सकता हूँ। तो इसलिए मुझे मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए। हमें लार्जर ग्रेन साइजेस चाहिए क्योंकि हमने देखा था कि स्ट्रेन रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेन साइज के ऊपर। तो हम देखेंगे कि जितना मेरा ग्रेन साइज ज़्यादा उतना मेरा क्रीप रेजिस्टेंस और क्रीप रेट कम। तो इसलिए हम देखेंगे कि क्रीप रेजिस्टेंस बढ़ता है जैसे जैसे ग्रेन साइज बढ़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब डिफ्यूजन मैकेनिज्म्स की बात कर रहा हूँ। हम देखेंगे कि अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ तब मुझे जो डिसलोकेशन मोशंस है मैं इसको रोक सकता हूँ या इम्पीड कर सकता हूँ, तब भी मुझे क्रीप रेजिस्टेंस मिलता है। सेम वे से जब मैं फाइन प्रेसिपिटेट्स रखता हूँ माइक्रोस्ट्रक्चर में तब भी मैं डिसलोकेशन के मोशन को रोक सकता हूँ और जो डिसलोकेशन क्रीप मैकेनिज्म्स है इसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ जब मैं प्रेसिपिटेट्स मेरे माइक्रोस्ट्रक्चर में रहते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे निकल बेस सुपरअलॉयज में ये जो अलॉय होता है वो इस्तेमाल होता है मेरे एयरक्राफ्ट टर्बाइन इंजन ब्लेड्स में और जनरली ये कंडीशन होती है यानी 250 MP एट 850 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियर सुपरअलॉयज का कंपोजिशन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे कोबाल्ट रहता है, क्रोमियम रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, मोलिब्डेनम रहता है और टंगस्टन रहता है। टंगस्टन ये एक हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉय या इसको रिफ्रैक्टरी एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये मेरे मटेरियल में इसलिए ऐड किया जाता है कि मेरा मटेरियल हाई टेम्परेचर पे सस्टेन कर पाए। क्रोमियम इस तरह से ऐड किया जाता है क्योंकि क्रोमियम हमें ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस देता है क्योंकि एक प्रोटेक्टिव Cr2O3 लेयर फॉर्म करता है इस सुपरअलॉयज पे। तो हमें ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है जब मैं हाई टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ या क्रीप टेम्परेचर्स की बात कर रहा हूँ। तो इस निकल बेस सुपरअलॉयज में
इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे मुझे जो मैट्रिक्स है वो निकल मैट्रिक्स है, और ये जो गामा प्राइम जो स्ट्रक्चर है वो Ni3Al स्ट्रक्चर है, ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। तो ये इंटरमेटालिक या ऑर्डर्ड प्रेसिपिटेट है। तो इस माइक्रोस्ट्रक्चर में ये जो प्रेसिपिटेट दिख रहा है ये मेरा गामा प्राइम है, ये Ni3Al है, और ये जो डार्कर रीजन मिल रहा है यहाँ पे मुझे, ये मेरा निकल मैट्रिक्स है। तो हमने देखा था कि ये जो Ni3Al है ऑर्डर्ड फेज है या इंटरमेटालिक है, तो यहाँ पे डिसलोकेशन मूवमेंट्स आसानी से नहीं होते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इस काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और गामा मैट्रिक्स भी हमने कुछ इस तरह से सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथन किया है, तो हमें ये मैं मटेरियल हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि यानी हम देख सकते हैं कि 850 डिग्री सेल्सियस इस हाई स्ट्रेसेस पे भी मैं इस सुपर अलॉय को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कुछ स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किए और ये कुछ इसके माइक्रोस्ट्रक्चरल एविडेंसेस है। और जब मैं डिफ्यूजन क्रिप की जब बात कर रहा हूँ तो मैंने बताया था कि लार्जर ग्रेन साइजेस की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे एक मैप या फिगर मैंने दी है, यहाँ पे क्रिप स्ट्रेन प्लॉट किया है और यहाँ पे टाइम प्लॉट किया है आवर्स में। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स अगर मैं इस्तेमाल करके कुछ माइक्रोस्ट्रक्चर ऑब्टेन कर रहा हूँ, जैसे इक्विएक्स्ड कास्टिंग, जैसे मुझे यहाँ पे इक्विएक्स्ड ग्रेन्स मिलेंगे, और कुछ यहाँ पे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कुछ सिंगल क्रिस्टल यहाँ पे मिले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस केस में जब मेरे पास इक्विएक्स कास्टिंग है तो यहाँ पे ये मटेरियल जल्दी फेल हो रहा है, यानी कम समय में फेल हो रहा है, और सिंगल क्रिस्टल यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है फेल होने में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल क्रिस्टल में मेरे जो हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज है उन सारे हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज को मैंने एलिमिनेट कर दिया है, और इस एलिमिनेशन की वजह से मेरा डिफ्यूजन क्रिप कम हो गया मटेरियल में, और ये ज़्यादा क्रिप रेजिस्टेंस दिखाएगा। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन में मुझे कॉलमनार ग्रेन्स मिलते हैं, और इस कॉलमनार ग्रेन्स की वजह से मुझे ग्रेन बाउंड्रीज जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मिलेगी, और उसके वजह से डिफ्यूजन जो रेट है वो एक कम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मेरे पास कुछ इक्विएक्स्ड ग्रेन्स है, इस तरह से मल्टीपल ग्रेन्स है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी बाउंड्रीज होंगी, ग्रेन बाउंड्रीज यहाँ पे ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन में हम देखेंगे कि कुछ इस तरह से कॉलमनार ग्रेन्स है, ये सारी जो ग्रेन बाउंड्रीज हैं, तो हमने ग्रेन बाउंड्रीज को रिप्लेस कर दिया, मैंने फ्रैक्शन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज यहाँ पे घट गई है, और सिंगल क्रिस्टल में मेरे पास हाई एंगल ग्रेन बाउंड्रीज नहीं रहेगी, सिर्फ एक सिंगल क्रिस्टल रहेगा, तो ग्रेन बाउंड्रीज फ्रैक्शन यहाँ पे लगभग नील रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं डिफ्यूजन क्रीप को कम कर रहा हूँ, कम करना चाहता हूँ, तो मुझे ग्रेन बाउंड्रीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि प्रोसेसिंग मेरे मटेरियल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब मैं क्रीप रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गई कुछ स्ट्रैटेजीज जो कि क्रीप रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। तो अभी तक हमने यानी इस पार्ट में हमने क्रीप के बारे में, जनरलाइज क्रीप इक्वेशन के बारे में पढ़ा, सुपर प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रीप डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स का, इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। क्रीप को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स है, पर एक संक्षिप्त रूप में मैंने क्रीप को आपके सामने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम और एक डिफॉर्मेशन मोड को जानेंगे जिसको हम कहते हैं फटीग। अभी के लिए रुकता हूँ, धन्यवाद।